तो बाबर के इन्वेजन के बाद लगभग 200 सालों से भारत किसी भी फॉरेन इन्वेजन से सुरक्षित था। लेकिन 1738 के लास्ट में पर्सिया के रूलर नादिर शाह भारत की ओर रुख किया, उसके भारतीय अभियानों के तहत। तो दुश्मन दरवाजे तक दस्तक दे चुकी थी, लेकिन उस समय के एम्पेरर मोहम्मद शाह को इसकी भनक तक न थी। तो आज के इस वीडियो में हम नादिर शाह के भारतीय अभियान इंडियन कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि अब तक भारत की राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे थी, भारत के पॉलिटिक्स में कौन कौन से फेरबदल हो रहे थे। तो हेरिडिटरी नवाब जो अब तक मुग़ल एम्पेरर के प्रति वफादार होने का, लॉयल होने का झूठा दिखावा कर रहे थे, उनका भारत के विभिन्न भागों में उदय हुआ, राइज हुआ। उदाहरण के तौर पर 1722 में अवध में सादत अली खान वहाँ के पहले नवाब बने। बंगाल संभाल रहे थे वहाँ के पहले नवाब मुर्शीद कुली खान। और निजामुल मुल्क ने 1724 में न केवल हैदराबाद को बसाया, बल्कि वहाँ के पहले नवाब बने। तो नवाबों के उदय की भनक पंजाब से भी आ रही थी, लेकिन यहाँ हम पंजाब के किसी नवाबों का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में नवाबों का उदय नादिर शाह के इन्वेजन, आक्रमण के बाद हुआ। तो आप हमें कमेंट कर बतावें कि पंजाब के पहले नवाब कौन थे। मराठा रूलर, मराठा सरदार अभी तक क्या कर रहे थे। तो मराठों का एक्सपेंशन इस समय जितना हुआ उतना ना तो पहले कभी हुआ था और ना तो होने वाला था। मराठा सरदार उस समय के लार्जर प्रोविंस गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड उसको अपने अधीन कर चुके थे। तो नादिर शाह भारत पे आक्रमण क्यों किया, इसकी दो मुख्य वजह रहे होंगे। पहली वजह तो यह थी कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत, उसके अपार धन से वह आकर्षित हुआ। और भारत वैसे भी अपने अपार वैभव के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। और दूसरी वजह यह होगी कि बार बार चल रहे अभियानों ने फारस को दिवालिया बना दिया था, बैंकरप्ट कर दिया था। नादिर शाह के जो आर्मी थे वह उनके अपने नहीं थे, तो वह अपने भाड़े की आर्मी को, फौज को, मर्सेनरी आर्मी को बनाए रखने के लिए उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। तो नादिर शाह को लगा कि अगर भारत को लूटा जाए तो लूटे गए धन से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुग़ल एम्पायर की प्रत्यक्ष कमजोरी, विजुअल वीकनेस ने इस प्रकार की लूट खसोट को कहीं ज़्यादा अधिक पॉसिबल कर दिया, संभव बना दिया। तो मोहम्मद शाह और उसके पहले के जितने भी रूलर हुए, अगर हम उसमें औरंगजेब को भी शामिल कर दें तो गलत नहीं होगा। तो ये सारे प्रिंसेस अभी तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को नेग्लेक्ट कर रहे थे। इन सारे शासकों ने इस फ्रंटियर के सिक्योरिटी का कोई खास ध्यान नहीं रखा। अब ज़रा देखिए कि इन्वेडर धीरे धीरे भारत में प्रवेश कर रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह अभी तक सोए हुए थे। लेकिन जैसे ही नादिर शाह 1738 में लाहौर पहुंचा और उसे अपने अधीन कर लिया, तो मोहम्मद शाह को आक्रमणकारी के ताकत का अंदाज़ा हुआ, उनकी नींद खुली। उन्हें यह समझ आ गया कि दिल्ली की सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली की सिक्योरिटी के लिए अब वह तैयारियां में जुट गए।
तो नादिर शाह को अगर पराजित करना होता तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत के विभिन्न हिस्से में बिखरे पड़े नॉवेल्स का एक होना। अगर ये सारे नॉवेल्स एक हो जाते, यूनाइट हो जाते, तो नादिर शाह को पराजित करना कोई बड़ी बात नहीं थी, भले ही नादिर शाह कितना भी पावरफुल था। लेकिन फैक्शन रीडन ये सारे नॉवेल्स, गुटबाजी के शिकार ये सारे सामंत यूनाइट होने से इनकार कर दिए। और सबसे बड़ी बात, नादिर शाह से मुकाबला करने के लिए उस समय जो भी डिफेंडिंग फोर्सेस तैयार हो रहे थे, उसके कमांडर बनने से भी वे मना कर दिए। तो अब ज़रा आप सोचिए कि ये जो डिफेंडिंग फोर्सेस तैयार हो रहे थे, तो वो नादिर शाह से मुकाबला करने के लिए हो रहे थे या मोहम्मद शाह की सुरक्षा के लिए। तो हमें यहाँ यह सीख मिलता है कि डिसयूनिटी, पुअर लीडरशिप, म्यूचुअल जेलस एंड डिस्ट्रस्ट का परिणाम हार के सिवाय और कुछ नहीं होता है। तो 13 फरवरी 1739 को वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले नादिर शाह की सेना और मोहम्मद शाह की आर्मी ये दोनों करनाल में भिड़ी। तो परिणाम यह निकला कि आक्रमणकारी इन्वेडर मुग़ल आर्मी को ज़ोरदार शिकस्त दी। मोहम्मद शाह को कैद कर लिया गया और अब दिल्ली दूर नहीं था, करनाल से दिल्ली काफ़ी नज़दीक था। तो नादिर शाह करनाल को जीतकर अब दिल्ली की ओर कूच किया 1739 में, और राजधानी दिल्ली में इम्पीरियल कैपिटल में भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया। तो किसी भी युद्ध में नुकसान दोनों पक्ष का होता है, तो नादिर शाह के भी साथ ऐसा ही हुआ। नादिर शाह के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो वो इस हत्या का बदला वह इम्पीरियल कैपिटल में खुलेआम कत्लेआम का आदेश देकर किया। उस समय जो भी रॉयल ट्रेजरी थे, शाही खजाना थे और रॉयल प्रॉपर्टी थे, उसको भी वह हथिया लिया। उस समय के जो भी एम्बिशियस पावरफुल नॉवेल्स थे, उससे नजराना वसूल करना शुरू कर दिया। दिल्ली के जो भी धनी लोग थे, अमीर थे, उसको भी लूटा गया। अब ज़रा जिक्र कर लें नादिर शाह को होने वाले फ़ायदों की। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्होंने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। उसने अपने राज्य में, किंगडम में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ का रत्न जड़ित ज्वेल्स स्टडेड जो मयूर सिंहासन था, तख्ते ताऊस था, उसे भी वह ले गया। तो मोहम्मद शाह लक्की था, खुदकिस्मती था कि वह तख्ते ताऊस पर, सिंहासन पर, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी साम्राज्य बना, एम्पेरर बना, आखिरी राजा बना। तो नादिर शाह देखते देखते सिंधु नदी के पश्चिम के साम्राज्य के इलाकों को हड़प लिया। तो नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल एम्पायर को भारी नुकसान पहुंचाया। मुग़ल एम्पेरर की जो प्रतिष्ठा थी, इज्जत थी, उसको भी अपूरणीय क्षति पहुंची। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मराठा सरदार और विदेशी कंपनी, इनको साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरियों का पता लग गया। तो कुछ समय के लिए जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, वह पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। तो नादिर शाह के आक्रमण से मुग़ल एम्पायर न केवल लाहौर, काबुल को खो चुका था,
बल्कि सिंधु नदी के इंडस रिवर के वेस्ट में, पश्चिम में जो भी इलाके आते थे वह भी खो चुका था। तो इससे हुआ यूँ कि एम्पायर ने एक बार फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम के आक्रमणों का खतरा पैदा कर दिया। सुरक्षा की जो एक महत्वपूर्ण पंक्ति थी वह भी लुप्त हो चुकी थी। तो नादिर शाह भारत से लगभग 70 करोड़ का माल लूटा। साथ ही साथ इन्वेडर ने शाही वित्त व्यवस्था को, इम्पेरियल फिनांस को भी तहस नहस कर दिया और देश के आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाला। नोबेल्स जो अब तक कंगाल हो चुके थे वह किसानों से, पीजेंट से मनमाना लगान वसूलने लगे, रिवेन्यू वसूलने लगे। उन्हें पहले से अधिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, सप्रेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा वो इसलिए करने लगे ताकि वो अपनी खोई हुई दौलत को वापस पा सके। अधिक आमदनी वाली जागीरों और ऊंचे ओहदे, ऑफिसों के लिए वे पहले से ज़्यादा अब आपस में लड़ने लगे। और देखते देखते 1748 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो गई। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मोहम्मद शाह के बाद क्या हुआ।